नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अमेरिका की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने से भारत का 55% निर्यात प्रभावित हो सकता है। इस आशंका के बीच केंद्र सरकार छोटे व्यवसायियों और एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाने की तैयारी में है। विदेश मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि बैंकों को 10 से 15% तक की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, ताकि वे 90 दिन तक बकाया लोन वाले छोटे व्यवसायियों को कर्ज दे सकें। ये सुविधा उन यूनिट्स को मिलेगी जो आरबीआई की एसएमए श्रेणी में आते हैं। छोटे व्यवसायों को समय पर और पर्याप्त कर्ज मिलने में अब भी काफी मुश्किल होती है। इस योजना से केंद्र लगभग 3,50,640 करोड़ रुपए की गारंटी बैंकों को देगा। इसका मकसद उन कंपनियों की मदद करना है जो कई कारणों से आर्थिक दबाव में हैं। सरकार छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए एक और योजना पर भी काम कर रही है, जिसके तहत उन्हें टर्म लोन दिया जाएगा और उस पर 70 से 75% तक सरकारी गारंटी होगी। 50% टैरिफ के कारण भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग को एक बड़ा झटका लगा है। अमेजॉन और टारगेट जैसे प्रमुख अमेरिकी रिटेल विक्रेताओं ने भारत से अपने ऑर्डर रोक दिए हैं, जिससे एक्सपोर्टर्स में चिंता बढ़ गई है। इस हाई टैरिफ से भारत से अमेरिका जाने वाले सामान की लागत में 30 से 35% की वृद्धि होने की उम्मीद है। अमेरिकी खरीदार इस अतिरिक्त लागत को उठाने को तैयार नहीं है। उन्होंने भारतीय एक्सपोर्टर से अगली सूचना तक अपने शिपमेंट रोकने को कहा है। इससे अमेरिका जाने वाले ऑर्डर में 40 से 50% की गिरावट आ सकती है और देश को 4 से 5 अरब डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। अमेरिका भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने अमेरिका को 36.61 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जिसका 28% हिस्सा कपड़ा और परिधानों का था। इस टैरिफ से वेल्सपन लिविंग, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इंडोकाउंट और ट्राइडेंट जैसी बड़ी कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि इनकी 40 से 70% तक बिक्री अमेरिका में होती है। अब भारत को ये डर है कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिन पर केवल 20% टैरिफ लागू है। लोकसभा में नया आयकर विधेयक पारित हो गया। अब राज्यसभा से पास होने के बाद इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और ये कानून बन जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये स्थान लेगा। इससे पहले सरकार ने 8 अगस्त को संसद में पेश किए गए आयकर विधेयक के पुराने मसौदे को औपचारिक रूप से वापस ले लिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। With your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law related to income tax. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। ये वही विधेयक है जिसे फरवरी में बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था और फौरन संसद की प्रवर समिति को भेज दिया गया था। पुराना आयकर अधिनियम 1961 से लागू है, लेकिन इसकी भाषा और संरचना आम आदमी के लिए कई भ्रम पैदा करती है। नया विधेयक इसे पूरी तरह से बदलने के इरादे से लाया गया है। नए इनकम टैक्स कानून में 536 धाराएं और 16 अनुसूचियां होंगी। नए कानून में मुकदमेबाजी कम करने के लिए अनावश्यक और विरोधाभासी प्रावधानों को हटा दिया गया है। रिटर्न दाखिल करने वालों को भी वापसी का अधिकार मिलेगा और जिन लोगों पर टैक्स लायबिलिटी नहीं है वे एडवांस जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि पुरानी पेंशन योजना सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही है, इसलिए एनपीएस लागू किया। ये जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, लेकिन सशस्त्र बल इसमें शामिल नहीं है।
यूपीएस के तहत अगर कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की नौकरी की है तो रिटायरमेंट पर उसे पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर नौकरी का समय 25 साल से कम है तो पेंशन उसी अनुपात में कम हो जाएगी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ किया है कि मिनिमम बैलेंस तय करने की आज़ादी बैंकों को है और इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। हर बैंक मिनिमम एवरेज बैलेंस खुद तय करता है। मिनिमम बैलेंस का निर्णय बैंकों का ही होगा। आरबीआई ने फैसला लेने का अधिकार बैंकों पर छोड़ा है। मल्होत्रा ने कहा कि हर बैंक में मिनिमम बैलेंस का नियम अलग अलग है। मिनिमम बैलेंस का जो आप बात कर रहे हो वो उसके अंदर में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के ऊपर में छोड़ा है कि वो किस प्रकार का मिनिमम बैलेंस वो रखना चाहते हैं। तो अब किसी बैंक ने 10,000 रखा है, किसी ने 2,000, कईयों ने माफ किया हुआ है, लेकिन ये रेगुलेटरी डोमेन में नहीं है। भारत ने बांग्लादेश से सड़क मार्ग से जाने वाले जूट प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच उठाया गया। हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना के अनुसार इन वस्तुओं का आयात न्यावा शेवा बंदरगाह के जरिए किया जा सकता है। सूची में शामिल प्रोडक्ट्स में जूट या रेशे से बने ब्लीच हुए और बिना ब्लीच हुए बुने हुए कपड़े, जूट की सुतली, डोरी, रस्सी, जूट के बोरे और थैले शामिल हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर किसी भी जमीनी सीमा से बांग्लादेश से इन उत्पादों का इंपोर्ट अब नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को फिर से 90 दिन के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने यूएस चाइना टैरिफ डेडलाइन 9 नवंबर तक बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले अमेरिका और चीन के बीच 11 मई को जिनेवा में ट्रेड डील हुई थी। इसमें टैरिफ बढ़ाने के फैसले को 90 दिन के लिए टालने की सहमति बनी थी। अमेरिका ने चीन पर फिलहाल 30% टैरिफ लगा रखा है। अमेरिका और चीन के बीच लंबा टैरिफ वॉर चला। ट्रंप ने चीन पर 245% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125% टैरिफ लगाने की बात कही। हालांकि जिनेवा ट्रेड डील के बाद ये दोनों ही बातें लागू नहीं हुई। विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि रूस से तेल खरीदने के कारण हम पर जो 25% टैरिफ लगाया गया है वो सिर्फ रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण है। अगर युद्ध नहीं हो तो स्वाभाविक रूप से ये भी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो 25% टैरिफ बढ़ाया गया है उसे भी कम कराने के लिए चर्चा करनी चाहिए। जितने भी चर्चा की ज्यादा इस रिश्ते के ऊपर और मतलब ये सारे विषय के ऊपर थे। अगर पुतिन साहब के मीटिंग के बाद और यूक्रेन के साथ अगर कोई मीटिंग हुई और ये सारे बदल लिए तब तो वो दूसरा जो 25% जो रशिया के ऑयल खरीदने के कारण हमारे ऊपर इम्पोज किया गया है, ये दूसरे 25% तो जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ ये रशियन युद्ध के कारण थे ना। तो अगर युद्ध नहीं है तो नेचुरली, लेकिन वो पहला 25% से भी हमें असर पड़ रहा है और उसके ऊपर तो चर्चा करनी चाहिए कि उसको जरा सा कम करने की कोशिश करें। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी में इन्वेस्टमेंट बढ़कर 28,464 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। जून में 27,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने के बाद यह लगातार दूसरा महीना है जब एसआईपी में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में मजबूत समग्र भागीदारी के कारण जुलाई में 42,672 करोड़ रुपए का शुद्ध इन्वेस्टमेंट हुआ, जो जून में 23,568 करोड़ रुपए से लगभग दुगना है। ये एसआईपी निवेश में वृद्धि के कारण हुआ। 30 योजनाओं से 30,416 करोड़ रुपए के मजबूत न्यू फंड ऑफर ने इस वृद्धि को बल दिया, जो रिकॉर्ड स्तर पर सबसे अधिक मंथली कलेक्शन है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बायोफ्यूल बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करना होगा। विश्व जैव ईंधन दिवस की 10वीं वर्षगांठ पर गडकरी ने कहा कि भारत अभी भी बायोफ्यूल के आयात पर निर्भर है। भारत को हर साल 22 लाख करोड़ रुपए की लागत से बायोफ्यूल का इंपोर्ट करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर हम देश में जैव ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहित करें तो न केवल इकोलॉजिकल मुद्दे हल होंगे बल्कि देश पर आर्थिक भार भी कम पड़ेगा।
गडकरी ने कहा कि देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि 60 से 65% आबादी अभी भी खेती पर निर्भर है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा केवल 12 से 14% है। अगर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र को इसमें 22 से 24% तक का योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में डाइवर्सिफिकेशन की नीति अपनाई है। कि कॉर्न की एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी और मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी, और जब से इथेनॉल शुरू हुआ अब बिहार और यूपी में कॉर्न की प्राइस 2600 से 2800 रुपए क्विंटल हुई। अब कॉर्न का जो एकरेज है वो 3 गुना बढ़ा है। बिहार, यूपी, इवन सभी राज्यों में वो इसलिए बढ़ा है कि कॉर्न के कारण आज विशेष रूप से किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, और इसलिए इस देश के किसानों का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो हमें बायोफ्यूल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसका जिक्र किया गया कि शुगर इंडस्ट्री की स्थिति बीच में बहुत ही खराब थी, अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। 2-2 साल, 3-3 साल तक के पैसे किसानों के गन्ने के नहीं मिले थे। उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी समस्या थी, और स्वाभाविक रूप से उस समय जब इथेनॉल शुरू हुआ उसके कारण 3-3, 4-4 साल जो पैसे नहीं मिल रहे थे, आज लगभग किसानों को उनके पैसे मिल रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री दे रही है। इसका कारण अगर कोई है तो इथेनॉल का प्रोडक्शन है। अगर ये नहीं होता तो अभी तक ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में जितने शुगर फैक्ट्री चल रही है, अगर इथेनॉल नहीं होता तो इसमें से 75% इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाती, खत्म हो जाती। सेबी के 75% हिस्सेदारी नियम का पालन करने के लिए सरकार LIC, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी घटाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करेगी। जून के क्वार्टर में सरकारी बैंकों ने 44,218 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। इससे निवेशकों की रुचि इन बैंकों में बढ़ने की संभावना है। सरकार के पास अभी LIC में 96.5% हिस्सेदारी है। 3 साल पहले 3.5% हिस्सेदारी IPO के जरिए बेची गई थी। सेबी ने LIC को 10% न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम का पालन करने के लिए अब 2027 के मई तक का समय दिया है। अगले साल अगस्त तक सरकार को इन बैंकों में हिस्सेदारी 75% तक लानी होगी। केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इस समय सीमा को पूरा करने की उम्मीद है। बाकी बैंक इस टाइम लिमिट में एक्सटेंशन मांग सकते हैं। आधार डेटाबेस से फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। 6 महीने में 100 करोड़ बार लोगों ने ऐसे ट्रांजैक्शन किए, जिसकी डेली एवरेज 50 लाख से भी ज्यादा है। IT मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 अगस्त को आधार फेस ऑथेंटिकेशन का 200 करोड़वां ट्रांजैक्शन हुआ। इससे पहले जनवरी में 100 करोड़ ट्रांजैक्शन का लक्ष्य पूरा हुआ था। वहीं 50 करोड़ से 100 करोड़ के आंकड़े पर पहुंचने में 5 महीने का समय लगा था। भारत की बड़ी IT सेवा कंपनियों के कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए इन्वेस्टर उनसे दूर जा रहे हैं। इन कंपनियों की आय में सुस्ती और AI के खतरे को देखते हुए IT क्षेत्र पर इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगाने लगा है। सूचकांक में शामिल देश की शीर्ष IT कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण कैलेंडर 24% तक घट गया है। इतना ही नहीं, उनका असेसमेंट भी पिछले 5 साल के निचले स्तर पर चल रहा है। पिछले 4 सालों में पहली बार IT क्षेत्र BSE सेंसेक्स के नीचे कारोबार कर रहा है। शीर्ष 5 कंपनियों का PE मल्टीपल दिसंबर 2024 के 25 गुना से कम होकर 22.3 गुना रह गया। दिसंबर 2021 में इनका PE मल्टीपल 36 गुने के उच्चतम स्तर पर था। सबसे ज्यादा नुकसान TCS को उठाना पड़ा है। 2025 में अब तक इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 26% तक फिसल चुका है। इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण इस साल अभी तक 24.3% और HCL टेक का 23% कम हो चुका है। टेक महिंद्रा का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा है। इस साल कंपनी का बाजार पूंजीकरण अब तक केवल 13.2% कम हुआ। विप्रो का बाजार भी 20.7% तक कम हो गया है। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।